इलेक्शंस का, और जिग्नू जी और न्यामर जी दोनों इंचार्ज, उनका साथ को इंचार्ज है, उनके साथ यहाँ पे कल किस प्रकार से हम लोगों को कंडक्ट करना है उसका डिलीब्रेशन हुआ है, और आज यहाँ पे मॉक ड्रिल किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि अपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब भी यहाँ पे उपस्थित है। तो आज के जो है एक थोड़ा सा कोइंसाइड हो गया, क्योंकि इसी का दिन में 6 इयर्स बैक मैंने एज चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इस राज्य को हमने स्वेरिंग इन इसी दिन में किया था। तो आज 6 साल कंप्लीट हो गया है। और जैसे बम्मा फिलिक साहब ने जो कहा कि वो 6 साल का टेक ओवर और 6 साल का जर्नी जो है आप सब लोग विटनेस ले चुका है। इसमें विधायक दल से बहुत अपना बीजेपी और एनडीपी के और जेडीयू के जितने भी जो विधायक है, हम लोग 6 ईयर से कई लोग हमारे साथ जर्नी में एक साथ हम लोग ने सफर किया, और कई लोग लास्ट 2019 इलेक्शन में 3 साल पहले ज्वाइन करके आप लोग ने सफर किया है। तो बाय एंड लार्ज टीम अरुणाचल की तरफ से और अपना एनडीए की तरफ से अगर इस 6 साल का जो गवर्नेंस के बारे में अगर कमेंट्स हमसे यदि कोई मांगे, तो मैं यही बोलूंगा कि इट वाज a collaborative effort of all the NDA partners and it was a very successful tenure। हम सब लोग ने मिलकर कोशिश करके आज जो भी छवि थोड़ा बहुत बदला है, हम सब का एफर्ट के लिए ही, एफर्ट का वजह से ही बदला है, और इसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को भी बराबर जाता है। मैं तो केवल एक चेहरा हूँ कुर्सी में बैठ के, लेकिन बिहाइंड द चेयर जो स्ट्रेंथ जो हमको प्रोवाइड करता है, जो शक्ति जो हमको प्रोवाइड करता है, वो पूरा अपना 60 असेंबली हाउस के आप सभी मेंबर्स लोग हैं। तो इस सेलिब्रेशन का बराबर हकदार आप सभी को है। तो ऑन माय बिहाफ आई आल्सो कांग्रेचुलेट यू ऑल। जो मैंने इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो टेक ओवर किया है, तो यहाँ पे जितने भी जो सीनियर्स लोग हैं आप सबको भी पता है कि नॉर्थ ईस्ट में और पूरे देश भर में अरुणाचल का जो एक नेगेटिव जो पहचान था, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और लॉलेसनेस। बहुत सारा नेगेटिव फैक्टर से अरुणाचल का एक दूसरा पहचान भी पूरा बना हुआ था। तो हम जिस परिस्थिति में बना है, मैं को भी इस कुर्सी को मैंने क्लीन करके मैंने बना नहीं है। आप सबको पता है पॉलिटिकल इतना क्राइसिस हो गया कि उस वक्त में कांग्रेस बोलो या उस वक्त में बीजेपी बोलो, ये इंडिपेंडेंट का वहाँ पे एमएलए था। तो जो भी उस वक्त में 2017 में जो 60 असेंबली हाउस का जितने भी जो मेंबर्स थे फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सभी लोग ने कंसेंसस करके हमको जबरदस्ती आगे में ठेल दिया। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस कुर्सी के लिए कैंप बैठाना भी जरूरत नहीं हुआ, और लोगों को जो ऐसे अपने एमएलए लोगों को एक जगह में बंद करके गार्डिंग करके जो कार्डर्स लोगों को भी इस तरह का व्यवस्था करना नहीं पड़ा। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। 60 का 60 पूरा ने समर्थन करके हमको आगे भेज दिया। तो मैं काफी रिलक्टेंट था, वो चीफ मिनिस्टर इतना अभी बड़ा प्रदेश है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही एक चैलेंजिंग स्टेट है, उसको मैं सोचा कि मेरा भी उतना खास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, मगर मैं सोचा कि इसको हम कैसे संभाल पाएगा। मगर लकीली हमारे साथ सीनियर लीडर्स लोग, आज जो भी हमारा सरकार में सहयोगी है, अपना इंडिया पार्टनर्स लोग भी है, तो आप सभी का एडवाइस से ही आज हम लोग जो सफर जो है अच्छा से हम लोग सफर कंप्लीट कर पाया है। और साथ साथ में अपना भारतीय जनता पार्टी को भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और आई होप दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, अपना अमित शाह जी, अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, और जितने भी जो सीनियर केंद्र के जो लीडर्स हैं, अपना केंद्र में सीनियर लीडर अपना राज्य के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस किरण जी है, और साथ में अपना सीनियर लीडर एमपी श्री तबेगांव जी है, राज्यसभा एमपी श्री नबुम रिबिया जी है। तो सभी का मदद के कारण से आज अरुणाचल का जो नेगेटिव जो पहचान था, इन 6 सालों में हम लोग बाय एंड लार्ज 100% भी नहीं बोलूंगा मैं अभी, लेकिन बाय एंड लार्ज हम लोग ने उसको एक अलग पहचान देने का हम लोग ने कोशिश किया है, और सफलता भी प्राप्त हुआ है।
अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी जो कार्य है 8 इयर्स कंप्लीट हुआ है, तो इन 8 सालों में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरे देश भर में और खास करके नॉर्थ ईस्ट में। पहले तो नॉर्थ ईस्ट को जो है बाकी देश अपना देशों की जो मेट्रो जो सिटीज में उसका पहचान एकदम अलग था। लोग जो वहां पे बैठते थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बिल्कुल जानता भी नहीं था। जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या बड़ा शहरों में जो लोग बैठते थे वो लोग सोचते थे कि नॉर्थ ईस्ट तो एक ही राज्य का समान होगा, वहां पे कल्चर, फूड हैबिट, एवरीथिंग पूरा सेम ही होगा। मगर हम लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट में कितना डाइवर्सिटी है। अपना अरुणाचल में ही देखिए कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर। तो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में उन्होंने जो फोकस जो लास्ट 8 इयर्स में जो दिया है, उसी का ही वजह है कि हम लोग का यहाँ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जो लेके आ पाया है, चाहे वो डेवलपमेंटल क्षेत्र में हो, चाहे रिफॉर्म सेक्टर में हो, हर एक क्षेत्र में, चाहे करप्शन कंट्रोल करने में क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में पीएम साहब का बड़ा सपोर्ट मिला है। हमें याद है कि जब मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब मैं दिल्ली ऑनरेबल पीएम साहब को कॉल ऑन करने के लिए गया, तो पीएम साहब ने हमको सिर्फ एक एडवाइस दिया। उन्होंने पीएम साहब ने कहा कि आपका राज्य बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन बड़ा ही कम है, वहां में ट्राइब्स बहुत सारा अपना ट्राइबल्स लोग वहां पे एक साथ रहते हैं, तो सबसे पहले आपको केंद्र सरकार से जो फाइनेंशियल मदद या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में जो मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा, उसमें निश्चिंत रहिए, लेकिन आपका सिस्टम को पहले आप रिफॉर्म करना होगा। यही एक मंत्र ऑनरेबल पीएम साहब ने हमको एडवाइस किया था डे 1 जब उनको हम मुख्यमंत्री बनने के बाद जब कॉल ऑन किया था। तो वापस आके रिफॉर्म्स के बारे में काफी सीनियर लीडर्स के साथ में भी चर्चा हुआ और अपना जितने भी जो ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स है उनके साथ में भी चर्चा हुआ। तो बहुत सारा सेक्टर्स में आज हम लोग रिफॉर्म्स करते हुए पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो हम लोग ने पाया है। रिफॉर्म्स में मैं मानता हूँ सबसे बड़ा रिफॉर्म्स तो हम लोग ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो गठन करवाया है, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। अभी आने वाला 5 साल 6 साल में आप देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट वर्कफोर्स होगा बहुत एफिशिएंट वर्कफोर्स होगा। अभी पुराना जमाने में क्योंकि इस प्रकार से कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए थोड़ा सा सिस्टम काफी करप्ट होके बैकडोर एंट्री से बहुत लोग अपना गवर्नमेंट जॉब में घुस गया। हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, कोई लीडर या पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि उस वक्त में ऐसे कुछ सिस्टम किसी ने डिजाइन नहीं किया था। सो इस तरह से यदि अरुणाचल का हम लोग विदाउट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अगर चलते रहेगा तो अरुणाचल का फ्यूचर जो है काफी डार्क होने वाला था। तो इसको विचार करते हुए हम लोग ने एक पॉलिटिकल विल हम लोग ने दिखाया और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का स्थापना हम लोग ने गठन किया। इनिशियली टेक करने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आया, इसका साफ सफाई करते हुए जो लोग इसमें जो लोग इन्वॉल्व था उन लोगों को कानूनी प्रोसेस में उन लोगों को सजा भी मिला। बाद में फिर दोबारा फिर एसएसपी जो है रिफॉर्म करके अपना कदमों में खड़ा हो गया। एंड आप लोग कल शायद मेरा सोशल मीडिया हैंडल को अगर देखा होगा तो आईएसओ का सर्टिफिकेशन भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को मिल गया है, जो हम सब के लिए बहुत बड़ा बात है। ये मैं मानता हूँ रिफॉर्म्स तो हर एक सेक्टर में हम लोग ने किया है, मगर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज मैं कहीं भी डिस्ट्रिक्ट टूर में जाता हूँ तो वहाँ में लोग हमको मिलने के लिए आता है, वो लोग कहते हैं कि सर आपका गवर्नमेंट का वजह से आज हम लोगों को विदाउट गिविंग एनी सिंगल पेनी और विदाउट रिक्वेस्टिंग एनी ऑफिसर्स और ऑनरेबल्स हम लोगों को अपना मेरिट का बेसिस में हम लोगों को नौकरी मिलता है। सो ये उससे बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर अरुणाचल में हो गया है और हम लोगों का जो एजुकेशन जो क्वालिटी ग्राफ में भी धीरे धीरे उसका कारण से अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दूसरा जो रिफॉर्म जो किया है वो पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सबको पता है, उसमें भी हम लोग ने सीसेट सिस्टम लगा दिया। पहले क्या होता था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में अरुणाचल का अपना सिस्टम अलग था, यहाँ का प्रिपरेशंस मॉडल अलग और यूपीएससी पैटर्न का मॉडल अलग। यही एक कारण था कि अभी तक यूपीएससी में अपना अरुणाचल प्रदेश का नौजवान लोग वहां पे उतना अच्छा नंबर्स में नहीं मिलता था। तो लास्ट ईयर हम लोग ने पूरा डेलिब्रेशंस करके उसको भी ऑनलाइन विद यूपीएससी सीसेट सिस्टम करके हम लोग ने बराबर में लेके आया। तब आप देखिए इस बार का जो प्रीलिम्स में अरुणाचली कितने लाख लोग क्वालिफाई हो गया अभी, क्योंकि प्रिपरेशन एक ही करना है, एग्जाम 2 जगह। एक ही प्रिपरेशन से आपका एपीसीएस एग्जाम भी हो जाता है, उसी प्रिपरेशन से आपका यूपीएससी एग्जाम भी हो जाता है। तो इसीलिए आप इस बार का प्रीलिम्स में देखिए
रिकॉर्ड नंबर हम लोग ने प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया है। तो धीरे धीरे ये जो अभी संख्या जो है हमारा यूपीएससी ऑफिसर भी हमारा प्रदेश का यहाँ से बनना शुरू होगा। तो ये भी एक बड़ा एक रिफॉर्म हम लोग ने लेके आया है। एजुकेशन सेक्टर में बोलिए, हेल्थ सेक्टर में भी काफी बड़ा रिफॉर्म हम लोग ने लेके आया। कोविड से पहले हम लोग का जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ही खराब था। कोविड आ गया तो सरकार को भी बहुत करीबी से अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का मौका मिला है। लास्ट 2 इयर्स से भी ज्यादा अभी कोविड का ये लहर चल रहा है, तो उसमें हम लोग ने निर्णय करते हुए अराउंड 450 to 500 करोड़ हम लोग हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें फिर मैन पावर विद डॉक्टर्स एंड नर्सेज, साथ साथ विद अलॉन्ग विद इक्विपमेंट्स, उस तरह का प्राविधान हम लोग देते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट अभी हॉस्पिटल्स हम लोग तैयारी करके लेके आ रहा है। किसी किसी में अभी हम लोग सीएससी तक भी जाके हम लोग नया कंस्ट्रक्शन और सरकार की ओर से जो मदद देना है हम लोग दे के आया हुआ है। एजुकेशन क्षेत्र में भी आपको पता है कि हम लोग का शुरुआत जो प्री इंडिपेंडेंस में हम लोग का 5 स्कूल से हम लोग शुरुआत किया है, तो 5 प्राइमरी स्कूल्स। लेकिन अभी का उसमें अगर गवर्नमेंट स्कूल्स का संख्या हम लोग कैलकुलेट करें तो वी हैव मोर देन 3000 स्कूल्स। लेकिन एक्चुअली में इतना स्कूल्स का हम लोगों को जरूरत नहीं था। पॉलिटिकल हम लोग दबते गया, लीडर्स लोग दबते गया, पब्लिक लोग लीडर्स को प्रेशराइज करते, हम लोग दबते गया और स्कूल्स के ऊपर स्कूल्स हम लोग खोलते गया विदाउट हैविंग सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स। लेकिन इस दौरान हम लोग ने अपना यहाँ की इकोनॉमी जो है अपना कम होने का बावजूद भी प्रायोरिटी देते हुए सब्जेक्ट टीचर्स का हम लोग ने काफी पोस्ट क्रिएट किया, बहुत सारा रिक्रूटमेंट हो गया। जितने भी जो हमारा हायर एजुकेशन जो कॉलेजेस है वहाँ के लिए भी हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स का बहुत सारा रिक्रूटमेंट हो गया और भी रिक्रूटमेंट हम लोग ने पोस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो धीरे धीरे वो जो गैप जो है वो मिटा के हम लोग लेके जा रहा है। अभी आने वाला दिनों में देखिए एक तो इम्पोर्टेंट मैटर है, आज मैं ज्यादा उतना यहाँ पे लेक्चरबाजी नहीं करूंगा क्योंकि सरकार किस प्रकार से काम हो रहा है ये आप सबको पता भी है। तो लेकिन आने वाला दिनों में एक जो रोड मैप जो है हम लोगों को अच्छा से तय करना बहुत जरूरी है। आज देश अपना 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग का मना रहा है। तो उसमें अभी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में जो बाद में आफ्टर 25 इयर्स जो हम लोग का सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगा उसका हम लोग अमृत काल बोलते हैं। जब अमृत काल सेलिब्रेशन होगा वी शुड फोरसी आवर स्टेट कि आज से 25 साल बाद अपना स्टेट किस तरह होना चाहिए। अकॉर्डिंगली अपना जितने भी जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज उस प्रकार से हम लोगों को बनाना जरूरी है। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक, उसको रेक्टिफाई करके ताकि फ्यूचर में इस प्रकार का मिस्टेक ना हो, उस जर्नी में हम लोगों को चलना होगा। और हमें पूरा यकीन है जिस प्रकार से आप लोग ने सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट अभी तक जो दे के रखा है उसी प्रकार से गवर्नमेंट को और भी आप लोग अनकंडीशनल सपोर्ट देते हुए अरुणाचल को और भी हम लोग डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एस टीम अरुणाचल हम लोग लेके जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश आप सबको पता है कि हम सब यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स के लोग यहाँ पे बैठा हुआ है पूरे अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग कहते हैं अराउंड 26 मुख्य जनजाति और उप जनजाति 100 से भी अधिक है। तो अरुणाचल जैसे राज्य पूरे देश भर में नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट। इसको पॉलिटिकली एक साथ लेके जाना वो बहुत मुश्किल का बात है। इसलिए पैन अरुणाचल का जो कॉन्सेप्ट, टीम अरुणाचल, पैन अरुणाचल, ये जो तक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का अंधेरी जो हृदय या दिल में जो तक नहीं जागेगा तो तक अरुणाचल को हम लोग एक अच्छा, एक पीसफुल स्टेट, डेवलप स्टेट, क्लीन स्टेट के तौर पे जाने में थोड़ा दिक्कतें आएगा। इसलिए आज के इस फोरम में जितने भी ऑनरेबल हमारा विधायक है पूरे एनडीए का, आप सभी से भी मैं अनुरोध करेंगे कि हम जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, किसी भी आपका सोशल फंक्शंस होता है तो हमेशा पैन अरुणाचल का कंसेप्ट आप लोग उसको वहाँ पे अपना स्पीच में जरूर उन लोगों को बोलना है। और साथ साथ ये भी उन लोगों को बोलना है कि अपना अरुणाचल प्रदेश इतना सुंदर है, हमारे लोग अपना अरुणाचल में बहुत कम ट्रेवल करते हैं। मैं तो अरुणाचल का अभी लास्ट 6 इयर्स में बहुत बार टूर कर चुका हूँ। सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कवर हो गया, डबल कवर हो गया, किसी में तो 5, 6, 7 बार कवर हो गया। अभी तो मैं इंटीरियर तरफ में जाना शुरू हो गया, सर्कल हेडक्वार्टर्स तरफ में भी। तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर है। हम लोग का एक ट्राइब दूसरा ट्राइब का वहाँ पे जाके देखना है,
होम स्टेज देखिए आज काफी अच्छा नंबर पर हम लोग प्रमोट कर पाया है, इसको और भी हम लोग प्रमोट करना चाहिए। हम लोग का स्टेट जो है बहुत रिसोर्सफुल स्टेट है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ और पब्लिक स्पीच में भी मैं इस बात को रखता हूँ। आप चाहे टूरिज्म का बात कीजिए, मैंने अभी जैसे बोला बहुत सुंदर प्रदेश है। सेकंड में अभी हम लोगों का जो प्राइमरी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, बहुत रिसोर्सफुल स्टेट है। इसलिए रिसोर्सफुल है क्योंकि लैंड बैंक जो है हमारा नो डाउट नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट है, मगर हमारा फुटिल एरिया का जो फर्टिलिटी है काफी उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है। और लकीली हम लोग का स्टेट में जितने भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, आप चाहे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइंस, सभी प्रकार का टेम्परेचर इस हम लोग का राज्य में देखने को मिलेगा, जिसका कंडीशनिंग जो होता है हॉर्टिकल्चर के लिए भी सुटेबल, एग्रीकल्चर के लिए भी सुटेबल होता है। तो ये हमारा प्राइमरी इकोनॉमी में ट्रस्ट देना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा देर पहले बामा फिलिप साहब का ओपनिंग रिमार्क्स में भी उन्होंने जो मेंशन किया कि हम लोग का अपना सरकार की ओर से अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओस को हम लोग अभी आगे पुश कर रहा है, उन लोगों को एम्पावर कर रहा है। केंद्र सरकार ऑनरेबल पीएम साहब के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के कारण से और अपना राज्य के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उसको मिलकर अपना एसएचजीस और एफपीओस को हम लोग प्रमोट करना जरूरी है और ये हो भी रहा है। तो उस संकल्प में आप सबका योगदान और भी हम लोगों का चाहिए। और हमारा तीसरा जो एवेन्यू हो गया, आप सबको पता है कि वी आर नोन फॉर दैट। इस कंट्री में हम लोग का जितने भी जो हाइड्रो पावर सेक्टर में देखा जाए तो हम लोगों का बिगेस्ट पोटेंशियल है। तो लास्ट 6 इयर्स में ऑनरेबल पीएम साहब ने ही अपना यहाँ के जो आई थिंक पारे हाइडल उसको उद्घाटन किया। इसके बाद फिर अभी रिसेंटली हम लोग ने 600 मेगावाट कमिंग हाइडल को हम लोग कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अपकमिंग अभी जो है इसी साल लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट का जनरेशन शुरू हो जाएगा एंड नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं कि पूरा फुल फ्लेजेड 2000 मेगावाट का हम लोग अचीव करने के लिए। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिबांग प्रोजेक्ट जो 2880 मेगावाट है उसका भी क्लियर हो गया है, लैंड कंपनसेशन सारा डिसबर्स हो गया है और काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में भी बात करके जितने भी जो हमारा बेसिन है, मेजर 5 बेसिन, उसको भी जो पीएसयूज को एलोकेट ऑलरेडी हो गया है। जितना भी जो पुराना एमओयू जो करके रखा है, जो कंपनी काम नहीं कर रहा है अकॉर्डिंगली पीएसयूज उनके साथ में बात करके धीरे धीरे सारा प्रोजेक्ट्स को पीएसयूज ही टेक ओवर करेगा। सो ऐसे करके हमारा आने वाला अरुणाचल में बाद में ये पूरा हाइड्रो पावर बन जाने का बाद में एक सस्टेनेबल एक स्टेट होगा। लेकिन उस दौरान हम लोग ये केयर भी करना है कि हम लोगों को डेवलपमेंट भी चाहिए पर हम लोगों का ज्यादा एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शंस भी ना हो। और हाइड्रो पावर में आप सबको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन करने से पहले बहुत सारा स्टडीज कंडक्ट किया जाता है, एक्सपर्ट्स का जो स्टडीज होता है, एनवायरमेंट में डिस्ट्रक्शंस कितना हद तक होता है, एनवायरमेंट और हमारा इवन जो पानी में बैठने वाले जितने भी चाहे मछली हो या जो भी हो, एक्वा वाटर का जितने भी जो है उसको भी ऊपर में स्टडी किया जाता है। तो डाउन स्ट्रीम का भी सर्वे किया जाता है। तो ये सारा करने का बाद तो जाके गो अहेड मिलता है। इसी बात को हम लोग पब्लिक को कम्युनिकेट हम लोग को करना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आत्मनिर्भर भारत का जो हम लोग को दिशा जो दिखाया है, सेल्फ सस्टेन और अपना यहाँ में अपना पाँव में खड़ा होना चाहिए हम लोग। अभी हम लोग देश में नॉर्थ ईस्ट पूरा ही एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा हुआ है, फंडिंग पैटर्न 90:10। लेकिन 90:10 बोल के हम लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? हम लोगों का डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दोस वंडरफुल रिसोर्सेज, तो धीरे धीरे हम लोगों का इस 25 साल में ये टारगेट होना चाहिए कि हम लोग का 90:10 से उभर के हम लोग भी क्यों ना 50-50 बाकी जो नॉर्मल जो स्टेट है उसके आधार पर हम लोग भी क्यों ना जाए। Why should we always be dependent on very small matters with government of India? छोटा छोटा चीज को भी हम लोग भारत सरकार को पास में जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो हम लोग का यहाँ पे इतना क्षमता है, रिसोर्सफुल स्टेट है, तो उसको हम लोग धीरे प्लानिंग करते हुए एंड टेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरत होता है हर एक क्षेत्र में। पब्लिक के साथ चलते हुए हम लोगों को धीरे धीरे अपना रेवेन्यू जो है वो एकदम सस्टेन अच्छा से हम लोगों को मतलब अपना एक्सचेकर में भी अच्छा रेवेन्यू होना पड़ता है।
और चौथा जो सेक्टर है, आप सबको पता है कि अरुणाचल जो है मिनरल्स में भी काफ़ी रिच है, तो यहाँ पे अभी रियर अर्थ मटेरियल्स का भी अभी सर्वे अभी चल रहा है। तो इस प्रकार से अभी बहुत सारा हम लोग का रिसोर्सेज अभी है अरुणाचल पे। धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करके विदाउट मेकिंग मच ऑफ द डिस्ट्रक्शन इनटू आवर एनवायरनमेंट, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ना जरूरी है। एंड एबव ऑल हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपना माइंडसेट को हम लोग चेंज करना बहुत जरूरी होगा हर एक समाज का, क्योंकि हम लोग लीडर्स है, वी शुड स्पीक। हम लोग अगर बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? वी आर ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सोसाइटी में अच्छा होता है उसका वेलकम करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। सोसाइटी में अगर कुछ गलत प्रैक्टिस हो रहा है उसको भी निंदा करना चाहिए। आप लोगों को क्लियरली बताना है जो अच्छा है अच्छा हो रहा है, खराब है तो खराब है। अभी लीडर नहीं बताएगा तो और कौन बताएगा? इसलिए अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना हम लोगों को छोड़ना होगा। वोट बैंक हम कुछ बोल देगा तो माइंड हो जाएगा क्या, हमको फिर इलेक्शन में वोट नहीं देगा क्या? तो ये पीसमेल पॉलिटिक्स को हम लोग को शेड ऑफ करना होगा और ऐसे लीडर हम लोगों को लीड करना होगा। आप सबको पता है, मैं हमेशा हम लोग का जो भी गैदर होता है वही बातचीत में आपको दोहराते रहता हूँ कि अभी हम सब पावर में है, कुर्सी में है। अभी हम लोगों का जो विल पावर को एक्सर्ट नहीं करेगा तो वन फाइन डे सभी को तो फॉर्मर या एक्स तो होना तय है। हम भी एक्स चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, आप लोग भी एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर का रूप में निकलना होगा, ये तो तय है। तो उसमें जाके आपको फिर ये आपका दिल में दर्द नहीं होना चाहिए कि उस वक्त में हम लोग ने ये काम जो क्यों नहीं किया। उस वक्त में अगर एक्स होने का बाद आप भी चाहेगा कि होना चाहिए, मगर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जो कुर्सी में अगर अपना विल पावर को एक्सर्ट नहीं करेगा तो बाद में आप एक्स होने का बाद में आपके पास विल तो होगा लेकिन आपके पास पावर नहीं होगा। अभी हम लोग पावर अपना डेमोक्रेसी का मुताबिक, क्योंकि वी आर द लॉ मेकर्स, हम लोग ही कानून बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, तो इसमें हम लोग रिफॉर्म और पब्लिक हित के लिए अगर हम लोग नहीं करेंगे, एपीसमेंट पॉलिटिक्स के तौर पे पीसमेल में प्लान्स एंड प्रोग्राम्स करते रहेंगे तो होगा नहीं। तो हम सब का मन में एक सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड भी होना पड़ेगा, हमको भी होना पड़ेगा एज मुख्यमंत्री, कि जो भी इशू हो समाज के लिए खराब तो खराब, इसको हम एपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, चाहे सरकार आओ या ना हो। मैं चाहे एमएलए बनूं या ना बनूं, लेकिन हमारा टाइम में ये गलत काम को हम नहीं करेगा। सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुर्सी जो है वो आपका हेरिडिटरी कुर्सी नहीं है। ये कुर्सी है अपना जनता का कुर्सी है। तो जो भी सोचता है पूरा जनता को, स्टेट का इंटरेस्ट को टॉप में रखते हुए हम लोगों को सोचना होगा। जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो मेन जो थीम है, नेशन फर्स्ट एजेंडा, पार्टी सेकंड एजेंडा एंड सेल्फ जो है वो लास्ट एजेंडा। उसी प्रकार से हम लोगों का स्टेट फर्स्ट एजेंडा होना चाहिए, कम्युनिटी एजेंडा जो है सेकंड में होना चाहिए, लास्ट जो है वो सेल्फ एजेंडा जो है वो लास्ट में होना चाहिए। सो उसी का तौर पे हम लोग को जर्नी तय करना होगा। आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल आजकल फेसबुक है, अभी इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पूरा इंटरनेट का जमाना है। आजकल अभी पुराना जिससे काम करेगा सोचने से कोई होगा नहीं है, क्योंकि आजकल आरटीआई का जमाना है। इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। मीडिया देखिए आजकल इतना प्रोएक्टिव मीडिया है एंड वी आर अकाउंटेबल, क्योंकि हम लोग कुर्सी में बैठा है तो हम लोग ही जवाबदार है। तो इसलिए हम लोग को अभी अच्छा से मिलके काम कर भी आया है पिछले 6 सालों में, और भी हम लोग अच्छा से काम करके हम लोग आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आज इस छोटा सा कार्यक्रम में आप लोग ने, हमें भी उतना पता नहीं था, जस्ट थोड़ा देर पहले ही पता चला कि आप लोग इसको 6 इयर्स ऑफ अपना इंडिया गवर्नमेंट को एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जितने भी हमारा ऑनरेबल एमएलएस चाहे बीजेपी का, अपना एनपीपी, इसके बाद जेडीयू, ऑल इंडिपेंडेंट एमएलएस, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ एक इम्पोर्टेंट सूचना भी यहाँ पे है। थोड़ी देर पहले मैं वर्चुअल मीटिंग में था जिसको चेयर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर होम अमित शाह जी एंड आवर कल्चर मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी जी ने किया था, जिसमें देश का पूरा मुख्यमंत्री और जितने भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स सभी लोग ज्वाइन हुआ था उस मैटर में। आप सबको पता है कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में अभी हर घर झंडा,
हर घर झंडा अभी ये प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है। 22 जुलाई को इसका कैंपेन लॉन्च किया जाएगा और जितने भी जो हाउस होल्ड है उसमें हम लोगों को तिरंगा लहराना है। कुल मिला के पूरे देश में अराउंड 28 करोड़ हाउस होल्ड है, तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश में लगभग रफली हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि अराउंड 4 लाख हाउस होल्ड जिसे करके पूरा, चाहे वो अपना अरुणाचली हो या जितने मार्केट में भी जितने भी घर है सब मिलाने से रफली हम लोग 4 लाख हाउसेस हम लोग मान के चल रहा है। इसका झंडा के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट का ओर से हम लोग प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी कर रहा है। बाद में आने के बाद आपका डिप्टी कमिश्नर्स का माध्यम से वहाँ पे हर एक ऑफिसर्स का माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ में जितने भी अपना एनडीए के पॉलिटिकल जो पार्टीज है, बीजेपी, एनपीपी, जेडीयू और इंडिपेंडेंट के ऑनरेबल मेंबर्स, आप सभी को भी अनुरोध रहेगा कि प्रशासन के साथ में उस झंडे को आप लोग 13 से लेके 15 तारीख तक उसमें आप लोगों को लहराना है। इसका एक डिटेल मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर्स के साथ में बहुत जल्दी मैं लेने वाला हूँ। अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत ही पेट्रोटिक एक राज्य है, उसका एक अपना एक पॉजिटिव पहचान है अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ के गाँव वाले लोग जो भी गेस्ट आते हैं तो जय हिंद का नारा लगाते हैं, ये हम सब वाकिफ है, हम सब जानते हैं। सो इस बार का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा वो पूरा अरुणाचल प्रदेश के जितना भी जो हाउस होल्ड है, एक भी हाउस होल्ड बिना तिरंगा का नहीं छूटना चाहिए। दैट एज एन लीडर वी मस्ट ऑल इंश्योर। सो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। इस 6 साल का सर्विस में आप लोग अनकंडीशनल पूरा एक साथ आप लोग ने साथ दिया है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टेट, और उम्मीद करेंगे कि पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम लोग और भी एक्सपेक्टेशन को मीट अप करते हुए अरुणाचल प्रदेश को एक नया ऊंचाई में लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश अपार प्राकृतिक संसाधनों से पुरस्कृत, पर इन संसाधनों का भरपूर लाभ हम तभी उठा पाएंगे जब हमारी कनेक्टिविटी उच्चतम कोटि की होगी। कनेक्टिविटी से ही संभव है आत्मनिर्भर अरुणाचल। डबल इंजन सरकार के चलते महज 6 सालों में कनेक्टिविटी में वो सुधार आया जो पहले सोच भी नहीं सकते थे। सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं, सरकार भी ट्रांसपेरेंसी, क्विक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और ईज ऑफ फाइल मूवमेंट के लिए इसी पर निर्भर है। किसने सोचा था कि कभी रेल हमारी चौखट तक आएगी? आज राजधानी ईटानगर से 4 ट्रेन निकलती है। आने वाले सालों में रेलवेज बॉर्डर पर स्थित तवांग तक पहुंचने वाली है। भालुकपोंग से तवांग, सिलापथार से आलो और पासीघाट से परशुराम कुंड। करीबन 800 किलोमीटर की पटरी तो अभी बिछनी है। हमारी हवाई कनेक्टिविटी की कहानी तो बस कल परसों ही शुरू हुई। गर्व की बात तो यह है कि 2 शुद्ध भारतीय डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को सर्विस देंगी, जिसके लिए सभी ALGs को डेवलप किया जा रहा है। और तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होलोंगी एयरपोर्ट भी इसी साल चालू हो जाएगी।